हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। मैं वापस आ चुका हूं आपके लिए केमिस्ट्री के ऐसे बेहतरीन क्लासेस आपके सामने लाया हूं। NIOS स्पेशल केमिस्ट्री के जो क्लासेस मैंने वीडियोज अपलोड किए थे वो मैंने अपने भाई के कहने पर यूं ही ऐसे ही अपलोड कर दिए थे। बट आप लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना अच्छा प्यार मिला कि मैं मजबूर हो गया कि नहीं, आई डिसाइडेड कि डैट मुझे जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी थोड़ा सा मैं बिजी था, क्योंकि मैं NIOS हिंदी मीडियम विज्ञान का अभी बहुत सारे चैप्टर लगभग मैंने मान के चलिए 15 चैप्टर के आसपास मैंने कवर किया। तो वो जो वीडियो जितने सारे किए थे, एक एक दिन में एक एक चैप्टर करना पड़ रहा था। तो खैर वो चीज़ें रोककर आपके डिमांड इतना ज़्यादा आने लगा कि आपने कहा सर प्लीज़ आप जो है केमिस्ट्री के वीडियोज अपलोड करो, अक्टूबर में पेपर है हमारा। सो आई डिसाइडेड नो, अब हमें केमिस्ट्री का भी डालना चाहिए, केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए। सो मोस्ट वेलकम। एंड आज हम सीखेंगे गैसेस स्टेट के बारे में दमदार जोशीले अंदाज में, और कुछ बेसिक अनाउंसमेंट। जैसे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है केवल और केवल आपके स्टडी को देखते हुए ही बनाया गया है। रीजन बस हमारा इतना है कि हम जो भी आपसे मेहनत करते हैं वो आपके स्टडी और आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कहते हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन रहे इसके लिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर लें। और अगर आपको कोई डाटा इशू ना हो, यानी आपके पास वाईफाई हो या भरपूर डाटा आपके पास बच रहा हो, मोबाइल डाटा बच रहा हो, तो आप 360p पे हमारा वीडियो देखें, जो ज़्यादा बेटर क्वालिटी में बेटर चीज़ें आपको समझ में। आज दमदार जोशीले अंदाज में जो है गैसेस स्टेट शुरुआत किया जाए। गैसेस स्टेट मैंने आपके चैप्टर को बहुत ही गहराई से देखा, और मैं हमेशा कहता हूँ टीचर वही जो बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कर दे पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहले गैसेस स्टेट में पढ़ना है वो है स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। यू नो व्हाट इज द मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड मैटर, एंड मैटर आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगराइज: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। सो आप जानते हो कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है। तो सॉलिड का मतलब आइस ले लो, लिक्विड का मतलब एग्जाम्पल के लिए आप पानी ले लो यानी वाटर ले लो, और गैसेस में आप उसका स्टीम यानी भाप ले लो। तो आप देखोगे ये तीनों चीजें हम यहाँ ड्रॉ एक बार कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये शॉर्टकट में निकालते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं देना है। ये हो गया सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। आज मैं ऐसा गैस स्टेट पढ़ाने वाला हूं जिसको पढ़ने के बाद आप भूलोगे नहीं। मतलब एक बार वीडियो आपने देख लिया, उसके बाद एक बार क्वेश्चन सर आपने पलट के देख लिया, बना लिया, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में भी अगर आप जाओगे एक बार पढ़कर तो आपको कंप्लीटली याद रहेगा। ऐसे ऐसे ट्रिक मैं बताऊंगा। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। तो देखो फर्क क्या है तीनों में। फर्क ये होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, काफी टच में होते हैं। देखो इसमें बहुत ज्यादा समय हम नहीं गंवाएंगे, क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो यहाँ तक आप आए हो तो आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा कि ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं काफी नजदीक होते हैं, कुछ इस तरह का होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का होता है लिक्विड का पार्टिकल्स। इस तरीके से लिक्विड का पार्टिकल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम गैसेस पार्टिकल की बात करते हैं तो काफी दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इस तरह से काफी दूर दूर होते हैं। तो ये आप देखो, देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइए कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप के बारे में। तो यदि मैं शेप के बारे में बात करूं तो देखो ये जो सॉलिड का शेप है वो क्या होता है, फिक्स होगा। अगर मैं शेप की बात करूं तो सॉलिड का शेप बिल्कुल फिक्स होगा, यानी कि डेफिनिट होगा, आप इसको बदल नहीं सकते हो। लेकिन जो लिक्विड का शेप होता है उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। शेप में क्या होता है कि जो आपका लिक्विड का शेप है ये जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन में आ जाएगा, यानी इसको बोलते हैं इनडेफिनिट है ये। तो शेप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ शेप लिखता हूं तो शेप का मतलब ये हो गया डेफिनिट, ये हो गया इनडेफिनिट, और ये क्या हो गया, इनडेफिनिट। इसके अलावा शेप के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या होगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वॉल्यूम में ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स यानी डेफिनेट हो जाएगा। ये जो आपका सॉलिड की वॉल्यूम होती है बिल्कुल सेफ होता है, वॉल्यूम का मतलब स्पेस होता है। और जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। लेकिन जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये गैसेस पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनका जो है वॉल्यूम
बदलता रहता है, तो ये इनडेफिनिट में आ जाता है। नेक्स्ट डेंसिटी की बात करते हैं, तो देखिए डेंसिटी होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि अब से आगे आपका हमेशा आएगा डेंसिटी 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 डेंसिटी। क्या कह रहे हैं सर? अरे भाई डेंसिटी बोल रहे हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास बटे वॉल्यूम। देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम, यह इसका फार्मूला होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम बड़ा होगा, अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? वो डेंसिटी घट जाएगी। और एक बात और समझते हैं, जैसे अगर आपसे मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि आपने बाट देखा होगा, लोहे का बाट देखा होगा, कितना छोटा होता है, लेकिन वो 1 kg 2 kg या 5 kg वजन में आ जाता है, उसका द्रव्यमान यानी मास आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उतना ही यानी 5 किलो रुई लिया जाए, कॉटन लिया जाए, तो कॉटन में हम देखते हैं कि बहुत सारा आ जाता है। सो कॉटन जो है उसी 5 kg के लिए एक बड़ा स्पेस लेता है, बड़ा वॉल्यूम लेता है, लेकिन जो आयरन है वो कम वॉल्यूम में ही उतना मास दे देता है। तो हम क्या कहेंगे? जो कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास देगा, इसका मतलब जिसका वॉल्यूम कम होगा, मास ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी? उसकी डेंसिटी हाई होगी। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सॉलिड। सो व्हाट कैन यू से about solid? तो solid have high density. Why? Because देखो the particles of solid क्या होते हैं? very very touch, बहुत आपस में टच होते हैं। there is no intermolecular space between the particles of solid. इसके बीच में स्पेस है कहाँ यहाँ पे? जब स्पेस होगा नहीं, तो जैसे एक कमरा मान के चलो, और एक कमरे में मैं बोलूँ कि कितने लोग आ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एक कमरे में अगर 6x4 का भी कमरा होगा, हद से ज़्यादा 10-20 लोग आ जाएंगे, 30 लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं बोलूँगा और ज़्यादा आ जाए तो 50 लोग आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कट्टे की तरह भर जाओगे तो 60-70, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसमें कितनी मक्खियाँ आ सकती है, अगर मैं बात करूँ इसमें कितने और छोटे छोटे और चीज़ें आ सकती है, तो मेरा कहने का मतलब क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि उसी वॉल्यूम में कितने सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो देखो तीनों का शेप मैंने तीनों का लगभग साइज बराबर लिया है। अब बराबर साइज में जब आप देखते हो तो आप एक चीज नोट करते हो कि यहाँ पर इस साइज में गिनती करोगे तो देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट अगर लिक्विड में बात करोगे देयर इज ए लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन सॉलिड, और गैसेस में देयर आर फ्यू पार्टिकल्स कंटेनिंग इन दैट कंटेनर, उसमें कुछ ही पार्टिकल्स हैं। सो व्हाट हम कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड की डेंसिटी है सबसे हाई है, यानी सॉलिड की डेंसिटी क्या है? हाई है। जो आपका लिक्विड की डेंसिटी है वो थोड़ा लेस है, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। और जो आपका गैसेस का डेंसिटी वो नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? अभी आप पढ़ोगे इसमें नेग्लिजिबल क्यों, क्योंकि जो गैसेस होते हैं उनके गैसेस का जो अगर आप देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम तो बहुत होता है, वॉल्यूम बहुत होता है, लेकिन इसका मास बहुत कम हो जाता है, और मास कम हो जाने की वजह से फिर उसका डेंसिटी नेग्लिजिबल मानते हैं। आइए हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार कि क्या है कंप्रेसिबिलिटी। देखो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना। ये 4 चीजें आपको बुक में दे रखी थी, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है उसको दबाया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कहता है कि जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड लार्ज इनकम्प्रेसिबल होता है, और अगर गैसियस की बात करूं तो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो आपका सॉलिड है, ये अगर सॉलिड की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो सॉलिड हो जाता है इनकम्प्रेसिबल, और लिक्विड जो होता आता है हाईली इनकम्प्रेसिबल, और जो गैसेस है उसको बहुत ज्यादा आप दबा सकते हो, यानी ये लार्जली यहां बोल सकते हैं। और जो गैसियस होता है वो क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल होता है। चलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने यहां पर देखा। आइए आगे बात करते हैं। आपके बुक में दे रखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में दे रखा है। तो क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब इसको बेस्ट अंडरस्टैंड करना है तो हम ऐसे समझते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, तो आयरन को यदि आपको मेल्ट करवाना है, दैट इज आयरन क्या है? एक सॉलिड है, और एक आइस लेते हैं। चलिए हम ऐसा लेते हैं, ये इस हाथ में आयरन लेते हैं और इस हाथ में आइस लेते हैं। अब हम देखते हैं कि आयरन जो है और आइस दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो आइस है उसको मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी कि आयरन, ये जो आइस है ये नॉर्मली आपके बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आपके बॉडी टेम्परेचर से लेकर वो पिघल जाता है। यानी इस हाथ में यदि मैं आयरन ले लूँ और इस हाथ में आइस ले लूँ, तो हमने हमने सरेंडर कर दिया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोई है जो इसका यूज करके अपने आप को मेल्ट कर सकता है तो यू मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो।
तो हमने उसको इनवाइट किया, हमने आइस को इनवाइट किया और साथ में इसको देखकर जो है आयरन सोचा हम भी चलते हैं, हम भी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएंगे, और वो भी यहाँ पर चुपके से आकर बैठ गया। तो वो भी चुपके से आकर बैठ गया यहाँ पर, दोनों को हमने मुट्ठी बंद किया। जैसे हमने मुट्ठी बंद किया तो हमने वॉच किया कि ये जो था ये पिघलना शुरू हो गया। अब ये पिघलना शुरू हो रहा था तो यहाँ ठंडक भी महसूस हो रहा था। रीजन क्या है, इस एरिया का जो हीट है, ये जो सॉलिड यानी हमने आइस लिया, इसको लेकर वो मेल्ट करना शुरू कर दिया। मेल्ट करने का मतलब क्या हो गया, मेल्ट करने का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बात करते हैं। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहा था, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अपने आप को एक वीक यानी कमजोर करने लगा और इसने यहाँ से ले लिया। थोड़ी देर में हमने ये देखा कि जो आयरन का टुकड़ा हमने इस हाथ में लिया था, यहाँ पर ना तो हमें ठंडक महसूस हुई, यानी यहाँ से हीट निकला ही नहीं, और ना ही ये मेल्ट हुआ। तो हमने जो है पूछा आयरन से, और भाई आयरन बताओ तुम क्यों नहीं मेल्ट हुए? तो इसने कहा ऐसे नहीं मेल्ट होंगे हम। तो बोले बताओ कैसे मेल्ट होगे? तो कह रहा है थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मुझे मेल्ट होने के लिए। बोले कितना टेम्परेचर चाहिए आपको मेल्ट होने चाहिए? तो वो कान में बोलता है 1531 डिग्री सेल्सियस। तो आपने बोलते हो ओ माय गॉड, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। ओनली आई हैव ओनली कंटेनिंग 37 डिग्री सेल्सियस, मैं केवल 37 डिग्री सेल्सियस रख सकता हूँ, और तुम हो कि बोल रहे हो मुझे 15 से 31 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यानी कि जो लोहा है, वो आयरन है, वो भी सॉलिड है, आइस भी सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है, बट दोनों के पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक होगा, नजदीक नजदीक होगा, बट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ आयरन इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत है। इसी वजह से उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो अब तक हमने केवल इन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बात किया। जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी हाई होता है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो थोड़ा सा सॉलिड से कमजोर होता है, और जो गैसियस का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो थोड़ा लिक्विड से बहुत कम, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। मैं उड़ूं मस्त गगन में, एकदम से उड़ता रहता है वो। तो यहाँ से हम क्या वॉच करते हैं, यहाँ से वॉच करते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो अंदर पार्टिकल के अंदर लगने वाले जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, उसी को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। आपके सिलेबस में तकरीबन जो है 4 प्रकार के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जिक्र किया गया, जिसमें लंडन फोर्सेस हैं, डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आइए एक एक करके जो है इन चारों के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, और स्टडी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लिया जाए। तो क्या बेसिक जानकारी लेना है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों की जो एटम होता है वो क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे डाल्टन ने भी कहा था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें एटम की, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी एटम, नॉर्मली अगर बात करते हैं, देखो ये N+P, ये N+P है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे इस तरह से मान के चलते हैं। ऐसा मैं आपको बना देता हूँ, इस तरीके से मानते हैं। यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये इसको और थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये N+P छोटा बना लेते हैं, और बाकी यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसा भर देता हूँ मैं। बाकी मैंने बोर्स मॉडल नहीं बनाया, मैं केवल ऐसे बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, न्यूट्रल है। अभी ये क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन होता क्या है कि कई बार ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है और ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ये। अब ऐसा होने की वजह से होता क्या है कि ये बीच में देखो अभी भी N+P होता है, लेकिन एक जगह क्या होता है, इधर की साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, मान के चलो इधर की साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, और इधर की साइड में जो है कम इलेक्ट्रॉन आए। तो हम ये बोलते हैं इधर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, इधर की साइड क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। देखो है उतना ही इलेक्ट्रॉन, अभी भी न्यूट्रल ही कहेंगे, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो गया। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है सर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो देखो जब यहाँ पे ये वाला जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो इस पे एक स्लाइटली चार्ज डेवलप हो जाएगा। कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल्टा निगेटिव, इसको डेट इज कॉल्ड डेल्टा निगेटिव, और इधर की साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब डाइपोल, हमने एक पोल जनरेट कर दिया जिसमें एक तरफ माइनस है, स्लाइटली माइनस है, और एक तरफ स्लाइटली पॉजिटिव है, और इसको हम बोलते हैं टेम्पररी डाइपोल बोलते हैं। ये टेम्पररी है, ये क्या है, ये टेम्पररी डाइपोल है ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी ये क्या हुआ है, टेम्पररी है ये, मैं लिख देता हूँ
टेम्पररी डाइपोल है ये। चलिए, तो हमने टेम्पररी डाइपोल लिख दिया यहाँ पे। तो आगे जो अगर हम बात करते हैं लंदन फोर्सेस में होता क्या है एक्चुअली, तो लंदन फोर्सेस में यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे कि ये वाला डेल्टा नेगेटिव है और ये है डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है। अब यदि ये वाला किसी और न्यूट्रल एटम के पास में जाएगा, मान के चलो ये वाला किसी और न्यूट्रल एटम के पास में जाएगा, तो होगा क्या, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो कैसा हो जाएगा, तो बताएं सर कैसा हो जाएगा। देखो ये ऐसा है, ठीक। अब ये ऐसा है, अभी ये क्या है, इस तरीके से है। और यहां पर क्या है, आप देखोगे यहां पर क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जी, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। चलिए रेड पेन से आप दिखाएं सर, अभी आप ब्लू पेन आपने क्यों कर दिया, चलिए मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए हम वही बनाते हैं। मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ के, बने रहना हमारे साथ। तो देखो यहां पे ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर आ गया, ये देखो। तो इधर वाला क्या हिस्सा था, डेल्टा निगेटिव, और ये क्या था, डेल्टा पॉजिटिव। अब पता है जब ये बगल वाले न्यूट्रल के पास रहेगा ना, बगल वाले न्यूट्रल के पास रहेगा, जैसे मान के चलो यहां पर कोई न्यूट्रल एटम है ऐसे N+P, ये बेचारा एकदम न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक ठाक है, जिसे बोलते हैं ना गांव से सीधा साधा आया है, इसको कुछ नहीं पता था, पता जहां था इलेक्ट्रॉन इसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां था बिल्कुल न्यूट्रल है ये। देखो ये तो डायपोल में ये बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन पता क्या होगा, एक कहते हैं ना कि एक बिगड़ा हुआ संगत का रंगत होता है, जैसा आप संगत करोगे वैसे ही रंगत हुआ। कहते हैं कि जो सुनार का कचड़ा होता है वो बनिए के बादाम से भी महंगा होता है, क्योंकि सुनार के कचड़े में कहीं ना कहीं सोना ही निकलेगा। तो कहते हैं कि जब हम एक बुरे व्यक्ति के साथ में या अच्छे व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो वो बुराई या अच्छाई हमारे अंदर आ जाती है, कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। तो सेम यहाँ भी होता है। अब यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, ये ना इलेक्ट्रॉन इधर सारा ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है इधर, इस तरफ हो गया ऑलरेडी। ये क्या है, एक ऐसे शेप में है जहां पर टेम्पररी डायपोल इसके अंदर आ चुका है। ये क्या है, देखो ये क्या है, टेम्पररी डायपोल है, यहाँ पर देख रहे हो ये टेम्पररी डायपोल है। अब पता है बगल वाला है, तो बगल वाला है, तो इधर वाला हिस्सा क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। तो डेल्टा पॉजिटिव है तो पता क्या करेगा, लालच करेगा, ये वाला इसको ऑफर करेगा, इधर इसको खींचने की कोशिश करेगा। देखो खींचेगा नहीं, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी बोलते हैं इसको, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट करेगा। यानी ये वाला प्लस है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो पता है इसको क्या बोलेगा, इसको ऐसे झांक के बोलेगा और बोलेगा ए इलेक्ट्रॉन सुनो ना, अरे इधर आओ ना, इधर आओ ना। तो ये इधर वाला ये से पूछेगा जाके, मम्मी पापा मम्मी पापा, मम्मी से पूछे मम्मी मम्मी वो ना पड़ोस वाले है ना, पड़ोस वाला भैया है ना, या पड़ोस वाला जो दोस्त है ना, लड़का है ना, वो मुझे बुला रहा है। तो वो मम्मी क्या बोलेगी, खबरदार उधर गए, बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हें। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ अंदर देखो, ये वाला जो है ना, ये यहाँ से बाहर निकलेगा ना, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, इनके बच्चों में कुछ बच्चे तो फॉलो करेंगे अपने पेरेंट्स की बात, और बाकी कुछ एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस वाले की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा, ये दूर से दिखाएगा हेलो हाय, ऐसा कुछ दोस्ती ऐसा कुछ करेगा। तो ये क्या था, सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 10 इलेक्ट्रॉन मान लो, तो 10 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, और इधर हो जाके ऐसे करके झांक के देखना शुरू कर देगा, खिड़की खोल के देखना शुरू कर देगा। तो इसीलिए अब ये पता कैसा बन जाएगा, जो न्यूट्रल था वो ऐसा बन जाएगा। ये अब जो न्यूट्रल आपको दिख रहा था, अब ये वाला ऐसा बन जाएगा, देखो ये वाला ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये हो गया N+P। अब N+P हो गया तो कैसा बन जाएगा, इसके जो आप देखोगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाएंगे और इधर कम इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर कैसा जनरेट हो जाएगा, तो इस पर तो जनरेट हो गया डेल्टा नेगेटिव, इधर हो गया डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि अच्छी दोस्ती है, ये देखो इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है। ये हम एक वर्ड यूज करते हैं कि हमने क्या किया, इंड्यूस्ड किया, यहाँ पर इसको क्या किया, इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं इसको। और ये टेम्पररी था, ये टेम्पररी डायपोल था। तो इस तरह के लगने वाले बीच का ये जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड लंदन फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड लंदन फोर्सेस। तो आई होप आपको लंदन फोर्सेस समझ में आ गया होगा। अब इसमें और एक फोर्स आपका दिया गया है, जैसे कि यहां दिया गया है डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होता है, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस समझते हैं। देखो जैसे HCl है, तो ये H है और ये क्या है, Cl है। तो आप जानते हो हाइड्रोजन का है एक होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, एक होता है, बाकी कितना 1 2 3 4 5 6
और ये 7 हो गया। तो यहाँ पर इसकी जो बॉन्डिंग बनी थी, कैसा बॉन्डिंग बना था, इसने ऐसा 2 ले लिया था और इसने इसका 8 ले लिया था। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो कितने नन्हे प्यारे दोनों इलेक्ट्रॉन है ना। इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही है, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप हो रही है इनके बीच में। तो जब इनके बीच में पार्टनरशिप हो रही है तो अब देखो नियम के हिसाब से क्या कहता है, इन दोनों को बीच में रहना चाहिए। बीच में रहने का मतलब ऐसा रहना चाहिए, देखो इसको मिटा देता हूं मैं, इन दोनों को ऐसा रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए सर? तो इन दोनों को ऐसा रहना चाहिए, ऐसा, यानी कि ना तेरा ना मेरा, यानी ये बीचों बीच में रहेगा, ना तू यूज कर सकता ना मैं यूज कर सकता हूँ, बीच बीच में हम दोनों मिलके करेंगे, अकेला कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है ना क्लोरीन है ना, ये अपनी आदत से मजबूर है, इसको ना इलेक्ट्रॉन का इतना भूख सवार है, इतना टेंडेंसी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के नाम से बोलते हैं। ये बिल्कुल नेगेटिव है, निगेटिव इतना नेगेटिव है कि इसके वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऐसे खींच करता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन तो है ही अपना, अपनी तरफ ले लिया, और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को ही बोलता है और भाई क्या हाल चाल है, आओ आओ बैठो, चाय पानी पी लो, नाश्ता पानी कर लो। तो इसको ना अपनी ओर करने की कोशिश करता है। तो जब अपनी ओर करेगा तो ऐसा हो जाता है, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बना था इस तरह का, मैं रेड पेन से उसी तरह से बना देता हूँ जैसा बना हुआ था। ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा था ऐसा बना हुआ था स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला है, इधर की साइड दोनों आ जाता है। देखो ये बीच का हो गया और ये एकदम बीचों बीच में था ये, तो ये इधर की तरफ आ जाता है और बाकी तो इसके पास था ही पहले से ये। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जो स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर स्लाइटली डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर जो केस आप देखते हो ये टेम्पररी वाला केस नहीं है, ना ही इंड्यूस्ड वाला केस है। इसने ऑटोमेटिक अपने अंदर ये चीज किया है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल, नॉर्मल इसको डाइपोल बोलते हैं। ये क्या आ गया इसके अंदर, डाइपोल आ गया। इसको नेचुरली ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि देखो ये H है और ये Cl है, तो इसके बीच में ये क्या हो गया, यहाँ आ गया डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। अब देखो फिर ये H है, ये Cl है, इसके आ गया डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, फिर ये H है, फिर Cl है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो पता है इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? तो इनके फोर्स में ऐसा फोर्स लगेगा, ये। तो ये जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल। देखो ये क्या है, डाइपोल, और ये क्या है, डाइपोल। इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मली जब इसको हम ब्रेक करते हैं, यानी कि इसको आप इसको तोड़ना चाहते हो, जब इसको डिफरेंट करते हैं, इसका जो कितना कैलोरी, लगभग 340 या 42 कैलोरी के आसपास लगता है, लेकिन साथ में देखा गया कि 17 कैलोरी एक्स्ट्रा लग जाता है इन फोर्सेस की वजह से, क्योंकि H और Cl के बीच की जो बॉन्डिंग, उसको तोड़ने में जितना जूल खर्च होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा जूल खर्च हो जाएगा इन फोर्सेस की वजह से। तो मैंने लंडन फोर्स समझा दिया आपको, मैंने डाइपोल डाइपोल फोर्स समझा दिया। इसी तरीके से होता है डाइपोल इंड्यूस। डाइपोल इंड्यूस का मतलब ये सेम केस, ये टेम्पररी की जगह डाइपोल ले लो, आप टेम्पररी की जगह डाइपोल ले लो और यहाँ कोई न्यूट्रल ले लो। कोई न्यूट्रल ले लोगे तो ऑब्वियसली इनकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और जब सेम चीज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड। यानी कि देखो एक ऑलरेडी परमानेंट वाला था, देखो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, अगर न्यूट्रल वाले के नजदीक में होगा तो उसे अपनी ओर वो भी डाइपोल, उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल पर, इंड्यूस्ड का मतलब होता है इंड्यूस कर दिया, प्रभावित कर दिया, तो इंड्यूस्ड डाइपोल उसमें जनरेट कर देता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, लंदन फोर्सेस क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले। इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करते हैं, हाइड्रोजन के और अपनी ओर क्या बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, एक बॉन्डिंग लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज हाइड्रोजन के साथ इन सब की बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, यहां पर मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो तरह का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारा चीज पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए बहुत डिटेल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए H2O की बात करते हैं, तो ये O है, ठीक है। अब O और H2O में कैसा बनता है, ये H हो गया और ये H हो गया, ऐसे समझते हैं, ये H हो गया और ये H हो गया, ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर ये डेल्टा पॉजिटिव और ये क्या है, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर फिर एक आप ले लो ऑक्सीजन, ऐसे O, फिर H और फिर ये H। तो ये क्या है, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होता है, इसके बीच में क्या लग रहा है, O और H के बीच में एक बॉन्डिंग लग रही है। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं।
और एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी जो आप देख रहे हो दिस इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर यानी कि एक ही, सॉरी ये इंटरमोलिकुलर है। इंटरमोलिकुलर का मतलब हो गया, इंटरमोलिकुलर है मतलब डिफरेंट, अलग अलग मॉलिक्यूल में लग रहा है, क्योंकि H2O अलग है, H2O अलग है। और जो इंट्रामोलिकुलर होता है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लगता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, अगर हम वाटर को फिर उसको बॉयल करने जाते हैं तो बॉयल करने के बाद आप देखते हो कि वहां पर जो है 100 डिग्री सेल्सियस लगता है। यानी कि बीच में इनके बीच के बॉन्डिंग तो तोड़ना ही पड़ता है, साथ में जो नया दोस्ती यारी हो गई है ना उसको भी तोड़ना पड़ जाता है। यानी कि घर में कोई बच्चा है तो वो अपने अगर कहीं दूर जाता है, नहीं हॉस्टल जाता है या कहीं जाता है, तो अपने मम्मी पापा को तो याद करता ही करता है, साथ में पड़ोस के जो दोस्त थे उनको भी याद करना शुरू कर देता है। उनको भी उससे उस बात का भी दुख है कि उससे वो दूर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके पास जो आप देखोगे वहां पर, तो उसके दो तरह का उसको दर्द होगा। एक याद आएगी अपने घर वालों की और दूसरा उसको एक और याद आएगा अपने पड़ोस के दोस्त के बारे में। तो ये अंदर में इसके मम्मी पापा हैं, ये इसको तोड़ने में जो लग रहा है तो लग ही रहा है। साथ में आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें भी कुछ चीजें होती है, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर होगा यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना मतलब सफिशिएंट या स्ट्रांग नहीं होगा, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बता दिया। आगे हम बात करते हैं, और आगे जो हम आप बात करते हैं आगे गैसेस लॉ वगैरह के बारे में बात करते हैं। आइए आगे के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। हो देखो, मैंने जितने भी केमिस्ट्री के वीडियो दिए हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करूं कि आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए और आपको 12 बजे रात में कोई उठा के पूछे तो आपको याद हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर कोई पूछ दे डाइपोल के बारे में, इंड्यूस डाइपोल के बारे में 12 बजे रात को उठा के से करके पूछ दे, ए बताओ क्या होता है लंदन फोर्सेस, तो आप उठ के एकदम से बोलो हाँ क्या पूछा है, एकदम से लंदन फोर्सेस। अरे यार नींद ही खराब कर दिया तुमने। मतलब यार तुम ऐसे क्या तुम भी पूछ देते हो, कुछ और पूछ लेते यार, अब नींद ही नहीं आएगा। बताओ तुम अजीब ऐसी सर पे पेपर है, एग्जाम है, ये वो वगैरह वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कि अगर उठा के कि लंदन फोर्सेस क्या है तो बता दिया, या टेम्पररी है बताया, उसके बाद फिर सो गया, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो एक टर्म आपका दिया है, वो टर्म मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वो टर्म दिया है वंडरवाल फोर्सेस। तो वंडरवाल फोर्सेस किसको कहते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वंडरवाल फोर्सेस क्या होता है, इसमें कौन कौन सा फोर्स आता है। इसमें नंबर 1 लंदन फोर्स आता है, लंदन फोर्स आता है। नंबर 2 डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स आता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स आता है। और नंबर 3 डाइपोल डाइपोल फोर्स आता है। तो यहां पर इन तीनों फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इंक्लूड नहीं है। चलिए इसे मिटा देते हैं। आपको जब भी आप सामने आ जाएगा वंडरवाल फोर्सेस तो आप समझ जाओगे हम लंदन फोर्स की बात कर रहे हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की बात कर रहे हैं, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। हो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल एक नए तरीके से बताने जा रहा हूं। एक ऐसे तरीके से आपको गैसेस लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद जो है आप अपने दिमाग में सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि सर ये आइडिया आपको आता कहाँ से है, मतलब ये सारे लाते कहाँ से हो आप। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि अगर मैं एक अच्छा टीचर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चा मेरे सामने अगर मेरा वीडियो देखता है तो वो स्किप ना करे, वो बोरियत ना फील करे। मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, इस तरीके से उसको चीज़ों को समझाऊँ, और वीडियो देखने के बाद वो याद रह जाए कि भाई किसी टीचर से मैंने पढ़ा है। तो क्या मैं बताने वाला हूँ, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं, कहानी समझते हैं। कहानी समझने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। आपको क्या पढ़ना है, गैस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, गैस के बारे में। तो सर कौन सा गैस, अरे गैस कई तरह का होता है। एक वो भी गैस होता है कि इंसान रात में ज़्यादा खाना खा ले या पेट खराब होता है तो कंबल के नीचे बम्बार्डिंग होता है, खूब बम फटता है, वो वाला भी एक गैस होता है। और एक गैस वो भी होता है जो बिना आवाज़ के बम फटता है, फुसुक देता है कोई और कमरे में दुर्गंध ही दुर्गंध हो जाता है, वो भी एक गैस होता है। तो गैस होता है।
वो भी गैस होता है, जो आपके घर के सिलेंडर में वो भी गैस है, हवा में जो महसूस कर रहे हो ये भी एक गैस है। तो इन्हीं गैसों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस गैसेस के बारे में कैसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होता है सर? तो अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं कि किन किन पैरामीटर से हम लोग काम करेंगे, तो देखिए 4 तरह के पैरामीटर। सबसे पहले है वॉल्यूम, यानी कि यहां पर आएगा कि गैस को हमने कहां पर रखा है, उसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम मतलब जैसे कमरे में है तो कमरा का एक वॉल्यूम होता है, कंटेनर है तो कंटेनर का एक वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम हो गया। दूसरा जो हमारा वॉल्यूम वी से डिनोट करते हैं, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है प्रेशर। प्रेशर होता है जिसको पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं सर प्रेशर को फील करवाइए ना, प्रेशर क्या होता है? अगर देखो मैं फील करवाने पे आऊँ ना तो फिर रोज तुम्हें याद आएगा जो मैं बता दूंगा। देखो वो भी मैं बता दूंगा। प्रेशर का मतलब होता है, कई तरह के प्रेशर होते हैं। जब हम किसी चीज को दबाते हैं ऐसे करके तो उसको भी प्रेशर कहते हैं, या कोई गैस के पार्टिकल किसी दीवार पर टक्कर होता है उसको भी प्रेशर कहते हैं। और जो साइंस में नहीं है लेकिन मैं बताने वाला हूँ, जिनको कब्जियत की समस्या होती है उनको पता है प्रेशर क्या होता है बाथरूम में, तो वो भी एक प्रेशर होता है। तो वॉल्यूम, प्रेशर और क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर टी से डिनोट करो, मेरा टेम्परेचर हाई मत करो। मतलब कई लोग तो एकदम तकिया कलाम होता है, देखो मेरा टेम्परेचर हाई मत करो, मेरा टेम्परेचर हाई हो गया ना तो फिर तुम्हें समझा दूंगा मैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस या कोल्डनेस। जैसे अभी जून का महीना है तो लगभग जो है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हाईएस्ट गर्मी रहती है, तो ये टेम्परेचर होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। टेम्परेचर की कितनी यूनिट होती है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में करते हैं या केल्विन में, हालांकि फ़ारेनहाइट भी होता है लेकिन डिग्री सेल्सियस और केल्विन ज़्यादा पॉपुलर और फेमस होता है, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। एक चौथा चीज होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको एन से डिनोट करते हैं। सर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है 2 तरीकों से निकाला जाता है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स, देखो मोल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मोल्स का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आप लेते हैं, कोई भी मैटर लेते हैं तो उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। मुझे खरीदना है, मुझे मान के चलो कि मुझे कुछ खरीदना है, जैसे मुझे कुछ फ्रूट्स खरीदने हैं, सेव खरीदना है, तो एप्पल खरीदना है तो हो सकता है एप्पल को मैं काउंटिंग से ले लूँ, भाई 10 पीस, 12 पीस, 15 पीस, या मैं उसको बाई वेट लूँ, बाई वेट यानी कि अकॉर्डिंग टू मास लूँ। तो जब हम किसी नंबर से बात करते हैं तो वो नंबर से हम मोल्स निकाल सकते हैं, जब हम मास से बात करते हैं तो मास से निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक लेके जा रहा हूँ, हेलो, बहुत बेसिक लेके जा रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य है ही नहीं कि मैं हाई फाई टीचर बन कर रहा हूँ और आपके सामने ब्ला 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 नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ऐसा कर करके आपको ऐसा चैप्टर पढ़ाऊँ कि आप वीडियो देखने के बाद मन में ऐसा खौफ और डर पैदा कर दो कि कहो बाप रे बाप, ये चैप्टर तो मुझे इस जन्म में नहीं समझ में आएगा, अब मुझे नहीं, किसी तरह से एग्जाम में पास हो जाए, हे माँ सरस्वती मुझे कैसे भी करके पास कर देना। मैं उस तरह की चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके दिमाग में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। आपको कई स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ मोल्स पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, फिर अभी नहीं बताऊंगा, फिर आगे जाके बार बार आएगा नंबर ऑफ मोल्स, फिर आप कहोगे सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, वहाँ नहीं समझ में आ रहा। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा नीचे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, बट शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं। एन इज इक्वल टू, एक तरीका ये होता है कि अगर हम कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको कैपिटल एन से दिखाता हूं, एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे लेते हैं एवोगाड्रो नंबर, एन नॉट या एन ए बोल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये एवोगाड्रो नंबर दिया था। चलिए पार्टिकल्स हटा देते हैं, ये एवोगाड्रो का नंबर होता है। और एन क्या होता है, एन जो गिवन दिया जाएगा आपको, जो गिवन नंबर आपको दिया जाएगा, कोई भी गिवन नंबर आपको दे दिया गया कि इतना है, इतना पार्टिकल्स है, इतना मॉलिक्यूल्स है, उसमें नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो अगर नंबर के हिसाब से बात करेगा तो नीचे इस डिजिट से आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। दूसरा नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका होता है कि ये जो गिवन मास आपको दिया जाएगा, जिसको स्मॉल एम का देता हूं मैं, ये क्या है, ये गिवन है, यानी ये आपको गिवन मास है, ये गिवन मास है आपको, ये गिवन मास ही आपको दिया जाएगा। जैसे आपको बोला जाएगा कि मान के चलो 28 ग्राम नाइट्रोजन है, उसका कितना मोल होगा, या बोला जाएगा कि मान लो 36 ग्राम H2O ले रहे हैं, उसका कितना मोल होगा। और दूसरा होगा उसका मोलर मास, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ। मोलर मास का मतलब होता है कि मोलर मास आप कैसे निकालते हैं, तो जैसे मान के चलो मोलर मास निकालने का तरीका सिखाता हूँ। जैसे H2O है तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 × 1 ग्राम,
एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1 × 16 ग्राम, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ गया 18 ग्राम आ गया। ऐसे करके अगर मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, देखो सिंपली अगर मैं ऑक्सीजन बोलता हूं, ना मैं ऑक्सीजन एटम बोलता हूं ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलता हूं, तो आपको मॉलिक्यूल ही समझना है। अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं भी बोलूंगा तो भी, हाँ अगर मैं बोल दूंगा ऑक्सीजन एटम तब तो आप वो समझोगे, लेकिन केवल ऑक्सीजन बोलूंगा तो मॉलिक्यूल छिपा हुआ है, यानी इसका फॉर्मूला हो गया O2, यानी ऑब्वियसली 2 × 16 ग्राम, यानी कितना आ गया 32 ग्राम आ गया। तो ऐसे करके बहुतों का आप निकाल सकते हो। तो ऑक्सीजन O2 होता है, फ्लोरीन F2, नाइट्रोजन N2, Br2, Cl2, ये लोग होते ही हैं आपस में इस फॉर्म में पाए ही जाते हैं। कभी भी आप गलती मत करना, अगर वो एटम बोलेगा तब आप Cl लिखना, अगर वो एटम बोलेगा तब Br लिखना, लेकिन एटम ना बोल के खाली बोल रहा है क्लोरीन गैस तो Cl2 उसका होगा फार्मूला। अगर वो बोलेगा ऑक्सीजन गैस तो उसका फार्मूला O2 होगा, अगर वो बोल रहा है नाइट्रोजन गैस तो उसका फार्मूला N2 होगा, अगर वो बोल रहा है फ्लोरीन गैस उसका फार्मूला F2 होगा। तो ये तो चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आगे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो आपने सीख गए कैसे मोल्स निकाला जाता है, ठीक है। चलिए इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोल्स निकालने का तरीका, कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर हम अपने इस पर भी आ जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान के चलो कि 90 ग्राम H2O है, तो 90 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, ये आप मुझे बताओ। ये क्वेश्चन है आपका कि 90 ग्राम H2O में हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स एग्जिस्ट इन 90 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, N = गिवन क्या है 90 ग्राम, और H2O का मोलर मास हमने अभी कितना निकाला था 18 ग्राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 5 जा 90, यानी कितना आ गया 5 मोल। ग्राम से ग्राम तो कट ही गया, ये G से G भी कट गया, यानी 5 मोल आंसर आ गया। चलिए कुछ और सवाल, एक और सवाल आपको करता हूं जो नंबर के हिसाब से आपसे पूछेगा, हालांकि ये कम आपके चैप्टर में आएगा लेकिन फिर भी लिख देता हूं। मान चलो लिखा 12.044 × 10 to the power 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मान लो मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ऐसा लिख देता हूं मैं। तो ये कितने मोल्स के बराबर होगा, ये कितने मोल्स के बराबर होगा, बताइए कितने मोल्स के बराबर होगा। ये अब देखो ये क्या दे रहा है, ये नंबर दे रहा है, तो नंबर दे रहा है तो हमें नंबर एवोगाड्रो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर जो गिवन है लिख दो 12.044 × 10 to the power 25, और नीचे एवोगाड्रो 6.022 × 10 to the power 23, ये 2 टाइम कट गया, और यहाँ देखोगे पूरा 23 और ये 25 को काट कर दिया, यानी 2 × 10 to the power कितना आ जाएगा 2 मोल। ये आंसर आ गया आपका, इतना मोल होगा जी। तो हमने मोल निकाला भी सीख लिया कि बाई मास देगा तो बाई मास निकाल लेंगे, बाई नंबर देगा तो बाई नंबर निकाल लेंगे, जरूरत पड़ी तो इन दोनों को बराबर भी हम कर सकते हैं। कैसे बराबर कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, तो इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि बार बार नंबर ऑफ मोल्स आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, तो ये क्या आ जाएगा N/N0 = M/M। देखिए ये भी एक आ रहा है यहाँ पे, यानी ये 4 चीजें हमारे पास है। ये तो फिक्स है, ये आप जानते हो, ये भी फिक्स है, देखा जाए तो ये भी फिक्स ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में आपको पता नहीं होता है तो आपको ये फिक्स होते हुए भी फिक्स नहीं है ये। बाकी ये देखो 3 चीजें हैं, आपको ये निकाल सकते हो, आप ये निकाल सकते हो, तो इन तीनों में कोई 2 दे देगा। देखो अगर ये और ये देगा तो ये पूछेगा, ये और ये देगा तो ये पूछेगा, जैसे भी देगा तो आप इसको फॉर्मूले से बना सकते हो। तो बहुत जानकारी मैंने दे दिया, बाकी डिटेल में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखोगे तो आपको जो है मोल कंसेप्ट का लिंक दिया है, जो आप इसको जाकर देख सकते हो। मेरा एक और चैनल है GCC केमिस्ट्री, उस पर ये वीडियो अपलोड हो चुका है, बहुत दिन का ही है। तो चलिए एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि जो गैसियस होता है, गैसियस में अगर हमें पैरामीटर्स की बात करें तो वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मोल्स है। तो इन चारों से ही हमें काम करना है, राइट, इन्हीं चारों से काम करना है, 5वां कोई नहीं आने वाला। इन्हीं से रिलेटेड अगर कोई आ जाए तो आ जाए, जैसे डेंसिटी आ जाए, मास आ जाए, या मान के चलो नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए, इन्हीं से आएगा। बाकी जो बेसिक है यही 4 है, तो दिमाग में सेट कर लिया। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है कहानी, तो कहानी कहता है एक बार की बात है। कब की बात है, एक बार की बात है। एक बार जो स्कूल के लड़के थे, स्कूल के नहीं कहेंगे, कॉलेज के, स्कूल के लड़के तो छोटे हो जाते हैं, कॉलेज के जो लड़के थे वो पिकनिक पे गए, टीचर लोग भी साथ में गए थे, पिकनिक पे गए। तो जब वो पिकनिक पे गए, जब मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं कॉलेज में, लगभग 18 साल के हो जाते हैं, कई बार तो वो 18-19 साल के आसपास के हो जाते हैं, एडल्ट टाइप का। तो वो जब पिकनिक पे गए, तो पिकनिक पे जाने के बाद जब उन्हें वापसी आना था तो टीचरों ने नोट किया कि लड़के जो है, कुछ लड़के और लड़कियां गायब थे, कुछ बच्चे वहां पर थे ही नहीं, कुछ बच्चे गायब थे। तो वहां पर जब कुछ बच्चे गायब थे तो टीचर ने पूछा